दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। हेलो मैम, कैसे आप? मैं बढ़िया, आप बताओ। आप कहाँ से आप? बहुत बढ़िया मैम, कहाँ से आप? मैं मसूरी से। आप? अच्छा, उत्तराखंड। अरे पहाड़ी हो आप? जी बिल्कुल पहाड़ी। मेरे मामा है उत्तराखंड से मैम। हाँ जी, आपने बताया था एक बार मुझको। ओह, सो फाइनली आपसे बात करने का मौका मिल ही गया दिव्या मैम। 1-on-1 इंटरेक्शन। बच्चों ने आपका बहुत लेक्चर्स में बड़ा नाम लेते हैं, दिव्या मैम, दिव्या मैम, दिव्या मैम। मेरे लेक्चर छोड़ के आपके लेक्चर्स में भागते हैं ना। अरे नहीं, आपका टाइमिंग क्लैश करता है और इसी वजह से बच्चे मेरे से उठ के जाते हैं। आपकी वजह से मैं 6 बजे उठ रही हूँ, पता है? Just because of your classes, I have to take my classes in the morning at 6 a.m. because 7:30 yoga. So students cannot skip, yogi sir classes. अरे तो मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, लाइक मैंने आपका अनअकैडमी प्रोफाइल वगैरह भी मैं देख रहा था, तो यू डू काउंसलिंग फॉर स्टूडेंट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या है ना? तो ये क्या है, मतलब क्या है ये बताइए जरा, हमें भी काउंसलिंग की बहुत जरूरत है मैम। हाँ जी, तो वो एक्चुअली मेरा पैशन है। जैसे होता है ना, एक तो टीचिंग है, टीचिंग इज ऑल्सो माई पैशन। आई लव टू इंटरैक्ट विद किड्स, बट मुझे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, काउंसलिंग, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, रेकी, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू मैं बुक्स को रीड करती रहती हूँ, डिफरेंट बायोग्राफीज एंड डिफरेंट लोगों से। तो मैंने मतलब ये चीज सीखी ऑनलाइन ही, पीबीटी एंड एनएलपी, और उसकी मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। मतलब दैट इज जस्ट माय पैशन। कोई इश्यू आता है कोई भी चीज का, इस बार जब मैं मामा के यहाँ आ रहा हूँ तो मैं आपके क्लिनिक में जरूर आ रहा हूँ। अरे मोस्ट वेलकम। क्लिनिक नहीं है सर, वही घर वाला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक। सो ऐसा ही कुछ मेरे भी शौक है, मतलब मैं भी कभी थोड़ा स्केचिंग करना मुझे पसंद है। एंड मैंने देखा आपने शायद खुद बनाया अपना लोगो का जो फेस। हाँ, तो स्केचिंग करना बहुत कम लोगों को ये पता है कि आई वाज अ स्केच आर्टिस्ट। मुझे महाराष्ट्र लेवल पे 4th प्राइज मिला था, स्टेट लेवल पे। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। स्केचिंग करना पसंद है। कभी बैठे हमें टाइम पास में म्यूजिक और शायरी लिखना, ये पार्ट टाइम अपार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री, ये मेरा एक छोटा सा हॉबी है। लाइक आई लाइक, मेरा भी यही है, शायरी एंड म्यूजिक। हाँ, वो तो मैं देखता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत देखता हूँ। अरे ये टीचिंग क्यों स्टार्ट किया? अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, टीचिंग क्यों स्टार्ट किया आपने? सर आई लव, मेरे को बचपन से, जब मैं बहुत छोटी थी ना, 5-6 इयर्स ओल्ड होंगी, तब से मैं पढ़ा रही हूँ। मतलब मुझे सबको पढ़ाना, लेक्चर देना पसंद है। तो मैं बचपन से ही, मेरा शौक है, पहले से ही मैं टीचर बन के घूमती थी। अच्छा, मतलब बचपन से मेरा ऐसा है, तो मेरा पैशन नहीं है। स्कूल टाइम में गर्ल्स होते हैं ना, तो एकदम स्टूडियस गर्ल्स होती हैं, उस टाइप की। हाँ, मैं वैसी थी एकदम। 2 चुटिया बना के मतलब जाके स्कूल में जाना, टीचर्स की ओबीडिएंट स्टूडेंट सबसे आगे बैठना है, बच्चों के। अरे फिर आपके साथ मेरी नहीं जमने वाली, बिकॉज़ आई एम अ लास्ट बेंचर। अरे सर, तो नहीं होता मैम जिंदगी में। कभी फर्स्ट बेंच पे आपको डर नहीं लगा? कभी फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए ऐसे टीचर आके कभी मार देगी, ऐसा डर लग जाएगा? मतलब टीचर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मतलब बहुत प्यार से रखते हैं। दिव्या बच्चा मेरा। फिर आपका मेरा 180 डिग्री का है मैम। फिर आपके साथ अच्छी दोस्ती नहीं हो पाएगी मैम। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है। और वैसे भी सब्जेक्ट में भी आप वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो जिससे मुझे सख्त नफरत है मैम। वो मुझे मोहब्बत है सर, मुझे फिजिकल से नफरत है। मैं कभी नहीं आता, मुझे मैंने बहुत सीखा। अब बात ऐसी हो गई, आप पहले बेंचर वाले, मैं लास्ट बेंच वाला, ठीक है? आपको फिजिक्स, आपको वो नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली बात हो गई है मैम। तो तगड़ा एकदम ऐसा लोगो आना चाहिए इधर, क्लैश फाइट वाला। यस। अच्छा, तो मैं कुछ और आपसे, आई वांट टू नो मच मोर अबाउट यू। लाइक आप अभी IIT JAM कैटेगरी में पढ़ा रहे हो अनअकैडमी पे। यू हैव बीन इनटू टीचिंग लाइन सिंस हाउ मेनी इयर्स? लाइक कितने साल हो गए आपको? सर मैं अराउंड, मुझे 8 इयर्स हो गए हैं पढ़ाते। मतलब मैं वैसे जब से मैं 11th उसमें थी, क्या बोलते BSc फर्स्ट ईयर, तब से ही पढ़ा रही हूँ। बट उस वक्त मैं लोअर लेवल के स्टूडेंट्स, 11th-12th को पढ़ाती थी। सेम BSc में, मैं MSc में थी तो मैं BSc के बच्चों को पढ़ाती थी। फिर मैं और ऊपर गई, मतलब हायर स्टडीज के लिए, तो फिर मैं BSc के बच्चों को, मतलब मैं IIT JEE JAM इन सबको पढ़ा रही हूँ। आपने मास्टर्स कहाँ से किया मैम? तो मैंने देहरादून SGRL से। ओ, देहरादून मिलिट्री कैंप। हम तो मुंबई वाले हैं मैम।
आप तो सर मुंबई वाले हो। अरे नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। देहरादून की वादियाँ, देहरादून के पहाड़ अलग चीजें हैं, कहाँ मुंबई में, बहुत अलग है मैम, सर, बहुत आप अलग। जरूर, अच्छा। आप तो यू मोस्ट। ऐसा नहीं है मैम, ठीक है। अभी जैसा भी, अभी देखो मैं आपसे ज्यादा लड़ाई नहीं करूंगा क्योंकि आप उस सब्जेक्ट से प्यार करते हो जिसको मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। ठीक है, आई रिस्पेक्ट ऑल दोस पीपल जो ऑर्गेनिक पढ़ा लेते हैं और जो ऑर्गेनिक पढ़ लेते हैं। भाई बेंजीन रिंग देख के डर लगता है मैम, बेंजीन रिंग देख के ऐसा लगता है फांसी का फंदा लटका दिया है, एंड लाइक क्या है। और नामकरण आयुपैक कभी खत्म ही नहीं होता है, क्या है ये? ऑर्गेनिक एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं, ऑर्गेनिक प्यार है, यू नो, इट इज लव। अगर आप उसको फील करोगे ना, यू विल फील इट इज इंटेंस। ये ज्यादा बॉलीवुड नहीं हो रहा मैम? नहीं सर, केमिस्ट्री इज बॉलीवुड, यू नो, केमिस्ट्री है ही। जैसे हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स में होते हैं जिंदगी में, वैसे ही जो माइक्रोमोलिक्यूलर लेवल पे मॉलिक्यूल्स है वो भी वही कर रहे होते हैं, प्यार, मोहब्बत, लड़ाई, झगड़े। तो ऐसा बिगाड़ रहे हो जनरेशन का, बिगाड़ रहे हो आप जनरेशन को। बिगाड़ नहीं रही हूँ सर, मैं सिर्फ बता रही हूँ दैट केमिस्ट्री इज लव, लव इज केमिस्ट्री, बस। ऐसे मत बोलो मैम, बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे। वो बोलेंगे दिव्या मैम ने कहा था प्यार, लव इज केमिस्ट्री, लव इज केमिस्ट्री। हमारे क्योंकि दैट इज आल्सो ट्रू ना, लव इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज लव मैम। हमारी जो आपकी जो यंग जनरेशन हो गई है ना मैम, ये थोड़ी खतरनाक टाइप वाली जनरेशन है, तो लेट्स नॉट गेट इनटू इट। देखो जनरेशन से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, दे मस्ट बी क्यूरियस टू नो मोर अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दिव्या मैम टीचर्स फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आई टीच फिजिकल केमिस्ट्री ऑन IIT जैम कैटेगरी, करेक्ट? तो मैम हमें आज छोटा सा कन्वर्जेशन करना है, एंड IIT जैम पे थोड़ा कन्वर्जेशन कर लेते हैं। हमारी जो जनरेशन है वो बेचारी वेट कर रही है हमारे बारे में सुनने के लिए। तो एक एक टॉपिक उठाते हैं मैम कन्वर्जेशन करने के लिए। आप अपनी ओपिनियंस, मैं अपनी ओपिनियंस रखता हूँ, व्हाट यू फील एंड व्हाट आई फील अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है वो है पैटर्न टू स्टडी केमिस्ट्री। यू नो, आपके शायद ऐसा शायद हुआ है कि बच्चे आपसे हर रोज फोन मैसेज करके पूछते सब केमिस्ट्री मैडम, केमिस्ट्री पढ़ाई कैसे? हुआ है कभी ऐसा? केमिस्ट्री पढ़ा कैसे जाता है? हाँ, पढ़ना चाहिए। पैटर्न ऑर्गेनिक, आपको ऑर्गेनिक के आते होंगे, मुझे फिजिकल के आते हैं। हाँ जी, मैं आपको ऑर्गेनिक का बता देती हूँ। स्टूडेंट्स बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, स्टूडेंट्स सबसे पूछते रहते हैं कि व्हाट शुड बी द पैटर्न, कैसे पढ़ना चाहिए। एक्चुअली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आप चाहे किसी भी लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करो, चाहे आप जेई के लिए करो, नीट के लिए करो, जैम के लिए, CSIR गेट, या किसी और एग्जाम के लिए आप करोगे, तो उसको एक सिस्टमैटिक पैटर्न में आपको पढ़ना होता है। ऑर्गेनिक का जो फंडामेंटल्स है वो एकदम बेसिक्स, मतलब जो बेसिक्स है वो सबका सेम रहेगा। आपको एक पैटर्न में पढ़ना है। तो अगर आप कहें तो आई विल शेयर यू एग्जैक्टली कि कैसे, अगर आप लिखेंगे साथ में, क्या आप लिख सकते हैं स्क्रीन पर? आप मुझे बताइए और मैं यहाँ लिखता हूँ, बोलिए जी। तो सर आपको करना क्या है, मतलब स्टूडेंट्स को मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 3 चीजों में सब डिवाइड किया हुआ है फॉर जैम। स्पेसिफिकली मैं जैम एस्पिरेंट्स के लिए बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल टॉपिक्स की, जो चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चा हो उसको करना ही करना है, उस वे में फॉलो करना है। सिस्टमेटाइज होके पढ़ेंगे तो 100% उनको कभी कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा ऑर्गेनिक का। तो फंडामेंटल टॉपिक्स में सबसे पहले आ जाती है GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको अगर हम सब डिवाइड करते हैं तो इसमें रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस। आप बोलिए, बच्चे शायद सुन लेंगे, मुझे लगता नहीं लिखने की जरूरत है, उनको पता होगा, दे कैन राइट इट डाउन अगर स्टूडेंट सुन रहे हैं तो। ओके, GOC। तो सर GOC में आपको बस रेजोनेंस को एक पैटर्न में पढ़ना है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, फिर उसके बाद में उसकी एप्लीकेशंस होती हैं, दैट इज एरोमेटिसिटी एंड एसिड बेस केमिस्ट्री। तो सबसे फर्स्ट जो फंडामेंटल टॉपिक बच्चों को कवर करना है दैट इज GOC। ओके। सेकेंडली अगर मैं बात करूं कि इसको खत्म करने के बाद, इसको बहुत अच्छे से अगर अपने अंदर समा लिया, तो सेकंड पॉइंट में आपको जाना पड़ेगा स्टीरियो केमिस्ट्री में। अच्छा। तो स्टीरियो केमिस्ट्री 2 चीजों में सब डिवाइडेड है। स्टीरियो भी 2 चीजों में सब डिवाइडेड है, दैट इज बेसिक स्टीरियो एंड डायनेमिक स्टीरियो। तो डायनेमिक स्टीरियो हम थोड़ा देर में करते हैं, बेसिक स्टीरियो एंड डायनेमिक स्टीरियो। तो बेसिक स्टीरियो तो हम थोड़ा सा लेट में, मतलब शुरुआत में कर लेते हैं, डायनेमिक थोड़ा सा लिटिल बिट आफ्टर, जब हम बाकी रिएक्शंस पढ़ लेंगे उसके बाद करते हैं। थर्ड स्टेप में हमें पढ़ना होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट, हाँ जी, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में सबसे पहले हम कवर करते हैं कार्ब केटायंस, ओके। उसके बाद कार्बेनायंस, कार्बीन्स, कार्ब केटायंस, कार्बेनायंस, कार्बीन्स, फ्री रेडिकल्स, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। ओके। कार्बीन्स, फ्री रेडिकल्स
रेडिकल्स, नाइट्राइल, ये सब सुने नाम लग रहे हैं मैम। बचपन में मैंने जब पढ़ा करता था ना, मैं ग्रेजुएशन में। ये सब ओके, अभी तो बच्चों की बात है। आई होप बच्चों ने नाम सुन रहे होंगे। आप रिपीट कर दो एक बार। कार्बकटायन, कार्बोनायन, कार्बीन्स, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, फ्री रेडिकल्स, नाइट्रीन्स एंड बेंजाइन। नाइट्रीन्स एंड बेंजाइन, नाइट्रीन्स एंड बेंजाइन, हाँ जी। उसके बाद में सर हमें जो नेक्स्ट चीज पे जंप करना है, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, इसके बाद अगर हमारा ये वाली चीज हो जाती है तो फिर हम जाते हैं चौथी चीज, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एडिशन रिएक्शन, फिर हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, उसके बाद में हम आ जाएंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ओके, सब्स्टिट्यूशन, एंड उसके बाद में हम आ जाएंगे सब्स्टिट्यूशन के बाद में हम आ जाएंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस एंड देन फ्रेगमेंटेशन, रीअरेंजमेंट एंड देन फ्रेगमेंटेशन। तो ये तो सर वो फंडामेंटल टॉपिक्स हैं जो आप चाहे 11th के बच्चे हो, चाहे 12th, चाहे जेई, चाहे नीट, जैम, सीएसआईआर, गेट, इफर या व्हाट, दिस इज द फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये नहीं आता तो फिर मत पढ़ो ऑर्गेनिक। मतलब इतने पैटर्न में, इस पैटर्न में अगर पढ़ लिया जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल, मतलब बस उसको आपको पता है, आपको रद्दी के पूरा का पूरा इतना बड़ा चाहिए होता है बंडल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इट हैज नथिंग टू डू विद यू नो, उसमें बस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले ये चीज। दूसरी जो चीज है वो है कोर टॉपिक्स। ओके, कोर टॉपिक्स क्या होंगे, जो अगर आपको ये आता है तो कोर टॉपिक्स में आप पकड़ बना सकते हो। अच्छा, तो कोर टॉपिक्स कौन से हैं? नेम रिएक्शंस हैं, उसके बाद में रिएजेंट्स आ जाते हैं आपके, उसके बाद में पीसीआर आ जाता है, फिर आपका फोटो केमिस्ट्री के बाद में आप हीट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री कह सकते हो। मतलब जो जैम का सिलेबस स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ आपको, है ना। तो अब आपको कोर टॉपिक्स पे जाना है। अगर ये अच्छे से आता है तो फिर कोर टॉपिक्स में। बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो कोर टॉपिक्स को पहले उठा लेंगे, पहले बोलेंगे जीओसी को पढ़ने के बाद नहीं, ये सिर्फ ऑर्गेनिक में नहीं होता मैम, ये तो फिजिकल में भी यही होता है। उनको बॉन्डिंग आती नहीं है पर ऑर्गेनिक जंप कर देते हैं। पीरियोडिक पढ़ा नहीं होता है, इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक का ब्लॉक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर आता नहीं है और मोल कॉन्सेप्ट आता नहीं है, आयोनिक केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की होती है। तो पैटर्न इतना इंपॉर्टेंट होता है ना पढ़ने का। जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि भाई देखो, ऐसी नहीं है कि ये केमिस्ट्री आप कुछ भी, इट्स नॉट लाइक बॉलीवुड पिक्चर कि आप कहीं से भी देखना स्टार्ट करो, कहानी समझ में आ जाएगी। अंडरस्टैंडिंग या स्टडिंग केमिस्ट्री इज लाइक अ हॉलीवुड पिक्चर। अगर आपने वेब सीरीज देखते हैं, जैसे अगर पीछे की कहानियां नहीं पता हो और अगर आप बीच का कोई एपिसोड देखोगे, आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि क्या कहानी चल रही है और वो आपको डिफिकल्ट हो जाता है। दिव्या मैम, ऐसा हरकत ऐसी होती है ना कि बच्चे बहुत बार मैसेज करते हैं, सर आप ऑर्गेनिक से तो इतने, मैंने देखा 90% बच्चे ऑर्गेनिक पसंद करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि याद नहीं रहता है ठीक है, बट फिजिकल को तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे पता नहीं सौतन है, अलग ही आउटकास्टेड। रीजन इसका यही होता है कि पैटर्न में नहीं पढ़ते हैं। अब जैसे आप पैटर्न में नहीं पढ़ेंगे तो वही टेंशन है उनको। मतलब यही चीज है जो उनको, फिर क्या है ना, देखो कितना भी पढ़ लो वो आपके ऊपर है। आप हार्ड वर्क बनना चाहते हो, स्मार्ट वर्क। सबसे पहले अपना एनालिसिस कर लो कि व्हाट इज योर पैटर्न, व्हाट इज योर सिलेबस। पैटर्न को एनालाइज करो, देखो कि व्हाट इज द सीक्वेंस। सर आपको कहीं पहुंचना है, जब तक आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगी, क्लैरिटी इज पावर। इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, देन हाउ कैन यू बी कॉन्फिडेंट कि आपको अपना मंजिल मिलेगा। रैंडम पढ़ने से कुछ नहीं होता। हमने अभी जैसे आपने जैसे ऑर्गेनिक का बताया, मैं फिजिकल का अगर बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपको कभी स्टार्ट करना हो तो हमेशा स्टार्ट करो एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको आइडिया देता है ऑर्बिटल्स के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको आइडिया देता है बहुत सारी फिजिक्स की फंडामेंटल चीजों के बारे में। स्टूडेंट्स कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़ते नहीं है। एटॉमिक पढ़ने के बाद आपको जाना चाहिए पीरियोडिक टेबल पे, क्योंकि पीरियोडिक और एटॉमिक, जहां एटॉमिक खत्म होता है अफबाउ प्रिंसिपल पे, वहां पे पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो जाता है। पीरियोडिक पढ़ने के बाद आपको जाना, पीरियोडिक से एक अलग ब्रांच निकल जाती है इनऑर्गेनिक। एक बार आपका पीरियोडिक पढ़ के हो गया, आप इनऑर्गेनिक का कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, इट विल बी वेरी इजी। पीरियोडिक के बाद आपको हमेशा पढ़ना चाहिए बॉन्डिंग, इवन दो केमिकल बॉन्डिंग कम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट उसको हम फिजिकल में भी पढ़ाते हैं। इसके बाद आप मल्टीपल चीजें पढ़ सकते हो। बॉन्डिंग पढ़ लिया है तो आपका ऑर्गेनिक आ जाता है, स्टीरियो आ जाता है, बिकॉज वंस यू नो ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, आप स्टीरियो पढ़ सकते हो। उसके बाद आप बॉन्डिंग पढ़ लिए तो आप स्टार्ट कर सकते हो ऑर्गेनिक। जो आपका सॉलिड स्टेट का टॉपिक है वो कब पढ़ना चाहिए? क्योंकि बच्चे मुझसे पूछते हैं कि जो सॉलिड स्टेट है वो काफी हद तक स्टीरियोकेमिस्ट्री के मॉलिक्यूल से कनेक्ट होता है। नहीं मैम, नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, ये एक मिसकंसेप्शन है। देखो हमारे फिजिकल में ना मैम, फिजिकल केमिस्ट्री में हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं चैप्टर्स को। एक वो चैप्टर्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं,
इंडिपेंडेंट टॉपिक्स वो होते हैं जिनको कोई भी बच्चा कभी भी स्टार्ट कर सकता है, उसके लिए आपको कोई बेसिक या कुछ डिपेंडेंट इंटर रिलेटेड टॉपिक तो नहीं होता। एक होते हैं जो इंटर रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, इंटर रिलेटेड। अब इंटर रिलेटेड टॉपिक्स में मैं ऐसे बता सकता हूँ, देखो जैसे अगर आपको मान लो पढ़ना है इलेक्ट्रो बहुत अच्छे से, तो अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको थोड़ा बहुत थर्मोडायनामिक्स आना चाहिए, थर्मो। अब अगर आपको पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स तो आपको थोड़ा बहुत काइनेटिक्स आना चाहिए। अगर आपको पढ़ना, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। आपको काइनेटिक्स का थोड़ा बहुत चीज आएगा तो थर्मो समझ पाओगे, थर्मो आएगा इलेक्ट्रो समझ पाओगे। आपको अगर पढ़ना है आयोनिक इक्विलिब्रियम, आपको पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो आपको मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो इन टॉपिक्स को आप कहीं पर भी रैंडमली नहीं लगा सकते, दे आर इंटर रिलेटेड टॉपिक्स। पर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, जैसे अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट का, सॉलिड स्टेट की प्रॉब्लम ऐसी कि बहुत इमेजिनेशन वाला टॉपिक है। यू नीड अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन, 3D डायग्राम। आई डोंट थिंक सो कि स्टीरियो के साथ उसका कुछ ज्यादा संबंध है या ग्रुप थ्योरी। एडवांस लेवल पे जब आप पढ़ाई करते हो, व्हेन यू गो टू MSc लेवल, या जब आगे के नेट सेट की तैयारी करते हो, गेट की तैयारी करते हो, तो थोड़ा बहुत ग्रुप थ्योरी थोड़ी बहुत आती है। बट सॉलिड स्टेट एक ऐसा टॉपिक है जो एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। जैसे मैं अभी कोऑर्डिनेशन पढ़ा रही थी बच्चों को इनऑर्गेनिक में, तो वहाँ पे सॉलिड के स्ट्रक्चर्स यूज हो रहे थे, वहाँ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, तो आई टोल्ड देम कि यू आस्क योगी सो ही विल बी मोर, यू नो, सॉलिड स्टेट का मैम वहाँ पे दो ही स्ट्रक्चर आपको यूज होगा। एक तो स्पीनियल कंपाउंड्स आता है, स्पीनियल में नॉर्मल और इनवर्स स्पीनियल कंपाउंड्स आता है। अब उसके लिए आपको थोड़ा सॉलिड स्टेट का मुझे लगता है बेसिक्स भी आएगा तो भी आप बहुत आराम से कर सकते हो, उसमें हमने काफी लेक्चर्स लिए हुए हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत बड़ा इंटर रिलेटेड टॉपिक है वो। तो सॉलिड स्टेट एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिपेंडेंट है। फिर काइनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप जब मर्जी चाहो उसको उठा के स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें पूरा मैथमेटिक्स है। केमिस्ट्री तो दूर दूर तक कहीं है ही नहीं उसका। सेम सॉलिड स्टेट के साथ है। आपको 3D डायग्राम्स आना चाहिए। एक ऐसा ही हमारे पास एक चैप्टर है जिसको कहा जाता है गैसियस स्टेट। फिर हमारे पास ऐसा ही एक टॉपिक है हम जिसको कहते हैं लेट अस से सरफेस। अब इसमें ना केमिस्ट्री के मेन हार्डकोर केमिस्ट्री के टॉपिक्स इंक्लूड नहीं होते हैं, ये इमेजिनेटिव पार्ट है, इसमें अलग से ही अपना ही दुनिया है इनकी। बट तो मैम ऐसे हमारे फिजिकल में ना टॉपिक्स ये जो है ये इंटर रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इस पैटर्न में पढ़ेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा उनको बेनिफिट होगा। सॉलिड, काइनेटिक्स, गैसियस स्टेट, सरफेस वो कभी भी पढ़ सकते हैं, पर थर्मो इलेक्ट्रो इंटरडिपेंडेंट है, तो आप इनको अगर पैटर्न में पढ़ो तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। अगला टॉपिक है बुक्स फॉर सब्जेक्ट। अच्छा मैं बताऊं, ऑर्गेनिक के लिए लोग बोलते हैं क्लेडन इज द बाइबल, ये सच है क्या? बिल्कुल सही, ये सच है, क्लेडन इज द बाइबल। पर मैं जैम एस्पिरेंट्स के लिए बात करूंगी कि क्लेडन ना एक रिसर्च बेस्ड बुक है, उसमें आप बिल्कुल बेसिक्स नहीं मिलेगा आपको उसमें। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो क्लेडन तो बिल्कुल समझ में भी नहीं आएगी आपको, थर्ड ईयर तक जाते जाते आपको समझ में आएगी। फिर उसका पैटर्न होता है, मतलब जैम ओरिएंटेड अगर मैं कहूंगी तो सारे टॉपिक्स हमारे से रिलेटेड नहीं, आधे तो डिस्कनेक्शन अप्रोच, ऐसी चीजें हैं जो MSc के बाद में पढ़ते हैं, MSc के साथ में पढ़ते हैं। तो उसमें से कुछ सब टॉपिक्स हैं जो हम देखते हैं। बाकी अगर स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो मेरा जो भी टॉपिक्स मैं जैम के लिए पढ़ाती हूँ वो क्लेडन से ही पढ़ाती हूँ। और उसके अलावा और भी बुक्स हैं जो मैं सजेस्ट कर दूंगी। बोलिए। तो अगर सर स्टूडेंट, मतलब वो डिपेंड करता है, जैसे अभी अगर मैं थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उन्हें कोई बुक देखने की जरूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज अभी 5 मंथ्स है, 4 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली। तो जो टीचर्स ने पढ़ा दिया ना अकेडमी पे, मैंने, आपने और बाकी सभी टीचर्स ने, तो उनके नोट्स एंड PYQs ऑफ जैम, JEE नीट एंड सम CSIR नेट और गेट के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस अगर इन्हीं को कर लिया जाए बार तो दैट विल बी मोर देन इनफ। ओके, क्योंकि बेसिकली व्हाट आई थिंक इज कि तो ये क्वेश्चंस है, अगर आप देखेंगे DU, BHU जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इन सभी में पैटर्न है क्वेश्चंस का। तो उसके लिए आपको ज्यादा डेप्थ में बुक्स पढ़ने की फिलहाल जरूरत नहीं है फॉर जैम पैटर्न। पर अगर आप BSc फर्स्ट या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो तो फिर आप बुक्स के साथ पढ़ सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं कि नहीं। ओके, अब दूसरे बुक्स के नाम बता दीजिए एक बार जरा। क्लेडन तो मतलब ये है कि बाइबल, जैसे कि आपने बताया ही है। उसके अलावा हम यूज करते हैं KS वर्मा, बहुत ही बेसिक बुक है KS वर्मा, बहुत बेसिक बुक होती है, मतलब लैंग्वेज बहुत इजी है। फिर साथ में मॉरिसन एंड बॉयड, अगर कोई बच्चा BSc लेवल पे यूज करता होगा शायद, मॉरिसन एंड बॉयड इज ऑल्सो वेरी गुड बुक टू यू नो बेसिक्स लेने के लिए। फिर अब ऑर्गेनिक में अगर आपको सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है, हल्का फुल्का थोड़ा सा समझना, तो पीटर साइक्स इज अ वेरी गुड बुक, बहुत पतली सी छोटी सी बुक होती है, पीटर साइक्स। तो स्टूडेंट कैन यूज दिस पीटर साइक्स, SYKES, पीटर साइक्स। ओके, साथ में अगर थोड़ा बेसिक्स एरोमेटिसिटी, एसिड बेस केमिस्ट्री का पढ़ना है तो बेस्ट बुक इज जेरी मार्च।
मतलब मैं टॉपिक बाय टॉपिक जेरी मार्शल, इट इज वेरी गुड बुक, लाइक आई रियली लाइक इट। उसके साथ में फिर पीएस कल्सी। हाँ, पीएस कल्सी का मैंने भी काफी नाम सुना है मैम। पीएस कल्सी स्पेसिफिक टू स्टीरियोकेमिस्ट्री, इट इज अ गुड बुक ऑल्दो। उसके अलावा साथ में कोई सब्स्टिट्यूट रखना चाहता तो डी नासीपुरी इज अ वेरी गुड बुक फॉर डी नासीपुरी इज आल्सो वेरी गुड बुक। एंड अगर मैं एनएमआर यूवीआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूंगी तो लैम्पमैन इज अ वेरी गुड बुक, इंग्लिश राइटर है लैम्पमैन, पाव्या की बुक्स आती हैं, तो या तो ये यूज या फिर पीएस कल्सी की भी आती है स्पेक्ट्रो की। तो स्पेक्ट्रो के लिए आई विल सजेस्ट लैम्पमैन ओनली। अदरवाइज इंडियन ऑथर्स भी बहुत सारे, बट सर मैंने जो ऑन एंड होल कैलकुलेट किया है बुक्स को देखे, तो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चंस देखे गए ना पास्ट ईयर्स में, वो सारे स्टैंडर्ड बुक्स से ही आए हैं और वो एक्यूरेट होते हैं। अगर मैं किसी इंडियन ऑथर की, कुछ इंडियन ऑथर्स के नॉर्मल से क्वेश्चंस लेके अगर जाती हूँ तो उसमें आंसर में प्रॉब्लम आती है, कहीं पे क्लैश होता है और उसका एक्सप्लेनेशन मैच नहीं करता, और हमारा फिर एग्जाम में वो जो रेफरेंस होता है वो स्टैंडर्ड बुक्स का देना पड़ता है, तो वी डोंट हैव एविडेंस ऑफ तो ये चीज मुझे लगता है कि ऑलवेज फॉलो स्टैंडर्ड बुक्स। आपने इतनी लंबी बुक्स की लिस्ट दे दी, हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता मैम। हम फिजिकल में मैं ऑनेस्टली स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपको तैयारी करनी है ना, मैं ऑनेस्टली कहूँगा आप सबसे पहले तो जेई लेवल की बुक्स अगर आप पढ़ सकते हो अपना बेसिक सुधारने के लिए, जेई मेंस की जो बुक्स आती हैं, जैसे आपने कहा केएस वर्मा, तो हम फिजिकल में भी केएस वर्मा की बुक यूज करते हैं, उससे आप अपना टॉपिक बहुत अच्छा सुधार सकते हो। इसके बाद पीएसपी हम एक नाम लेते हैं, पूरी शर्मा पठानिया। पूरी शर्मा पठानिया बहुत अच्छी बुक है मैम, आपने भी एमएससी करते समय इसको यूज किया रहेगा। पूरी शर्मा कालिया फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो है ना मैम एमएससी लेवल की बुक है, और इसमें ऑलमोस्ट इट्स जस्ट लाइक अ टेक्स्ट बुक, इट्स नॉट अ रेफरेंस बुक, बेसिकली इट्स लाइक अ टेक्स्ट बुक। तो आप इसमें से मैक्सिमम टॉपिक्स आप आईआईटी जैम तक का आप इसमें से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, आपका मैक्सिमम कवर यहाँ पे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, 5, 10, 15 बुक्स लेके बैठ जाते हैं, अब पढ़ते एक में से, तो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो मैं कहूँगा जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो बेसिक सुधारने के लिए, केएस वर्मा की बुक सबसे बेटर है बेसिक्स के लिए, इवन एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए भी। उसके अलावा पूरी शर्मा पठानिया इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स, एक टेक्स्ट बुक है, इट्स अ टेक्स्ट बुक जिसमें आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री इवन नेट सेट लेवल तक की मिल जाती है, नेट गेट लेवल की आपको आराम से मिल जाती है। तो ये मुझे लगता है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मोर देन इनफ हो जाती है। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कुछ बुक्स हैं, जैसे केएल कपूर की अच्छी बुक आती है। अब मैं पूरी शर्मा पठानिया के अलावा एक बुक रेफर करूंगा आरके प्रसाद की, आरके प्रसाद फॉर क्वांटम केमिस्ट्री, इंडियन ऑथर है, बट जो सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने लिखा हुआ है ना क्वांटम केमिस्ट्री समझने के लिए द बेस्ट है। लोग मैक्वेरी का भी बुक यूज करते हैं, बट मुझे लगता है कि पूरी के आरके प्रसाद का जो बुक है ये काफी बेटर और काफी अच्छा बुक है, खुद क्योंकि मैं खुद उसको रेफर करता हूँ। तो केएल कपूर का एक अच्छा बुक रेफर कर सकते हो, या आप आरके प्रसाद का एक अच्छा बुक रेफर कर सकते हो। बहुत बच्चे पूछते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करें, एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो मैं उनको कहूंगा भाई देखो, अगर जेई लेवल के कुछ टॉपिक्स हैं अगर आप उसका कर सकते हो तो बहुत बेटर होगा। 60% जो सिलेबस है वो जेई लेवल का मैच करता है, ठीक है। बाकियों के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले सकते हो, आप डीयू के पेपर्स उठा सकते हो, आप बीएचयू के पेपर्स उठा सकते हो, आप थोड़े बहुत टीआईएफआर के क्वेश्चन पेपर्स उठा सकते हो, क्योंकि अब जो लेवल है आईआईटी जैम का थोड़ा अपलिफ्ट हो गया, काफी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, टीआईएफआर के भी क्वेश्चंस आते हैं, और सीएसआईआर के तो बहुत तगड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे सीएसआईआर नेट के भी अगर आप कुछ क्वेश्चंस उठा सकें, नॉट सिलेक्टेड क्वेश्चंस, जैसे सॉलिड के उठा लें, सॉलिड के उठा लिए, काइनेटिक्स के उठा लिए, तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक, आई वॉन्ट से कि बहुत ज्यादा सीएसआईआर नेट के आते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे गए हैं कि जिनका लेवल काफी अच्छा खासा आता है, बट फोकस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डीयू, बीएचयू, टीआईएफआर, जैम, तो ये मोर देन इनफ। हाँ, जेई और नीट के तो मैंने आपसे वैसे ही कह दिया कि जेई और नीट के तो काफी अच्छे क्वेश्चंस आते ही हैं। अगला एक क्वेश्चन आता है मैम कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का टेक्निक क्या होना चाहिए, मतलब जैसे अगर मैं फिजिकल की बात करूं अगर, तो हम फिजिकल में कहते हैं कि आप जितना ज्यादा फॉर्मूला रखोगे याद, उतना आपको चीजें याद रहेंगी, फॉर्मूला बेस्ड है, आप फॉर्मूला याद रखो आपको आंसर आएगा, फॉर्मूला नहीं आता कुछ नहीं आएगा, आप भूल जाओ। तो ऑर्गेनिक में ऐसा कुछ है क्या? ऑर्गेनिक की सर टेक्निक एक ही है कि अगर आपको जीओसी आती है और आपको सिर्फ एक छोटी सी समझ है ना कि कौन किस पे अटैक करेगा, मतलब इट इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। अगर कहीं पे अगर आप कोई भी रिएक्शन को आप सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेशन के बिहाफ पे, चार्ज सेपरेशन इज इट इज द हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
अगर आप इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को समझ गए और आपको ये पता चल रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाके अट्रैक्ट होएगा और नेगेटिव पॉजिटिव के पास, अगर कोई लोन पेयर है तो वो अटैक करके किसी ऐसी स्पेशी को रिमूव करेगा जो कि लोन पेयर कंटेनिंग है। तो ये सब कुछ है, मतलब आपको ऑर्गेनिक में कुछ नहीं आता ना, सिर्फ आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और आपको एक छोटी सी बेसिक समझ है, सॉल्वेंट की छोटी सी समझ है, जीओसी की समझ है कि कौन कार्बोकैटायन होता है, कौन किस पे अटैक करता है, पॉजिटिविटी कहाँ है, नेगेटिविटी कहाँ है, कहाँ पे पार्शियल पॉजिटिविटी क्रिएट हो सकती है, कहाँ पे नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है, कौन किस पे अटैक करेगा, बस इनफ, दिस इज इनफ टू सॉल्व एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन। डिस्पाइट अगर आप इसको बाय हार्ट कैसे रखें मैम, बाय हार्ट कैसे रखें ऑर्गेनिक को? बाय हार्ट करने के लिए सर प्रैक्टिस इज द मेन, यू नो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि इट इज सेड दैट यू नीड नॉट टू लर्न 1000 थिंग्स for once, okay, you have to practice one thing for 1000 times. This is the line for chemistry, organic chemistry. अगर आप बहुत तरह की चीजें कर रहे हो, बहुत तरह के रिएक्शंस याद कर रहे हो, does not work. What works is आप एक तरह की रिएक्शन को कितनी बार कर रहे हो. It's all about the practice. If you आपने प्रैक्टिस करी है, रिकॉल बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो आप देखो बहुत ही ब्यूटीफुल है। It's मतलब आपको बस प्रैक्टिस करनी है। मॉर्निंग में आप रिकॉल कीजिए, जो भी टीचर ने पढ़ाया मॉर्निंग में रिकॉल करो, रिकॉल करने के बाद में टीचर की क्लास अटेंड करो, उसके बाद रिवाइज करो, फिर दूसरे टीचर के पास जाओ, रिकॉल करो उसके प्रीवियस लेक्चर को, पढ़ो आगे, फिर रिवाइज करो। ऐसे कर करके फिर रात को सोने से पहले दोबारा इस चीज को रिकॉल करो, रात को सोने से पहले कि आपने क्या पढ़ा हर एक टीचर की क्लास में। सेम हम तो फिजिकल में ये कहते हैं कि फॉर्मूला लिस्ट बना के चिपका दो कहीं पे, वॉलेट में लेके चलो, मोबाइल के पीछे लगा लो, पढ़ते जाते उठते बैठते फोटो लगा लो हटा के, अपनी फोटोएं हटा के और उनकी फोटोएं हटा के, फॉर्मूला लिस्ट। ऑर्गेनिक में तो हम बनाते ही रहते हैं, बेंजीन के अंदर आंखें और नाक और मुंह, सुंदर भी लगता है चेहरा, तो इट इज, यू नो, ब्यूटीफुल। अगर मतलब डिपेंड करता नहीं कि कैसे करना चाहता है कोई याद। एक क्वेश्चन और बच्चे हम अक्सर पूछते हैं मैम कि 12th स्टैंडर्ड का जो लेवल है, क्योंकि बहुत सारे ये YouTube पे भी वीडियोस बनते हैं और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि जेई का कितना इम्पोर्टेंस है एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स में, लाइक अगर बच्चा 12th जेई का पढ़ता है तो फिजिकल का तो मैं कह सकता हूँ कि भाई देखो, ऑलमोस्ट आप अगर सॉलिड पढ़ रहे हो, आप अगर काइनेटिक्स पढ़ रहे हो, आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल के देखो, आप इलेक्ट्रो देखो, आप थर्मो देखो, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके जेई लेवल का ऑलमोस्ट यूँ कह सकता हूँ कि 60 to 70% सिलेबस आता है। सॉलिड तो ऐसा है कि जो जेई में बच्चा पढ़ लिया ना, उसको बीएससी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेम काइनेटिक्स के साथ है। काइनेटिक्स के मैम आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो 12वीं के बच्चों को हम पढ़ाते हैं आईटी जैम में। तो क्या ऑर्गेनिक में भी ऐसा ही कुछ होता है क्या? ऑर्गेनिक में सर मैं कहूंगी कि 30 to 40% जेई पैटर्न है, मतलब जो आपके बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, मतलब रिएक्शंस की मैं बात नहीं करूंगी, रिएक्शंस बेसिकली जेई लेवल के नहीं आते हैं, क्योंकि बीएससी में काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आ जाते हैं, पर जो हमारा जीओसी का पोर्शन है, जनरल जो बेसिक, जो मैंने फंडामेंटल्स बोला था, वो 11th 12th एंड बीएससी का जो जेई एंड नीट का जो लेवल है, जेई एडवांस का मैं लेवल कहूंगी, तो वो क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में देखे गए हैं। कभी तो मैंने जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जेई एडवांस के अभी लास्ट ईयर 2020 में 2-3 क्वेश्चन जेई एडवांस के थे, तो जेई के एज सच कॉपी पेस्ट देखने क्वेश्चन। इसलिए मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि एमएस चौहान करके एक बुक आती है जेई की ऑर्गेनिक की, वो उसको जरूर यू नो पूरा सॉल्व करें, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन इससे फंसेगा। एंड एक 45 इयर्स पास्ट ईयर बुक आती है सर जेई के लिए, जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उसके ऑर्गेनिक क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, मैं सभी के लिए रिकमेंड करूंगी कि वो उनको करना ही चाहिए। दैट इज अ मस्ट बुक। मतलब उससे ना आप, एक तो होता है सर कि आपको मार्क्स लेकर आने, एक हार्ड क्वेश्चन को लेके 4 नंबर मिल रहा है और एक बहुत ही सॉफ्ट क्वेश्चन को लेके 4 नंबर मिल रहा है, तो आपको अपना टाइम बचाना चाहिए और सॉफ्ट क्वेश्चन से अप्रोच जाके उससे अपने मार्क्स तो कम से कम गेन करने चाहिए, सो उससे रैंक इंप्रूव होती है। मैम मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ कि काइनेटिक, सॉलिड, इलेक्ट्रो और थर्मो फिजिकल के जितने टॉपिक है, अपार्ट फ्रॉम जस्ट लिविंग स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड लिविंग सरफेस केमिस्ट्री, बाकी पूरा अगर वो जेई भी प्रैक्टिस करके जाते हैं ना, जेई लेवल का भी, तो वो जाके 60, आपने तो 30-40 का यहाँ पे, हमारे यहाँ फिजिकल में 60 to 70% सिलेबस मैच करता है। आप आयोनिक देख लो, आप वॉल्यूमेट्रिक देख लो, सोल्यूशन देख लो, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मो थोड़ा हायर लेवल का आता है, आई एग्री, पर ऑलमोस्ट 60% थर्मो 12th का आता है। इलेक्ट्रो के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो जैम में, सॉलिड के क्वेश्चन तो ऐसे निकलेंगे। हाँ, थोड़े कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे ब्रैग्स लॉ, मिलर इंडाइसेस और बॉर्न-लैंडे इक्वेशन, ये हमको 12th में उतना डिटेल में नहीं मिलता, पर ऑलमोस्ट 60 to 70% सिलेबस आपका
जो जेई का है वो कवर होता, वो जैम में कवर होता, बहुत आराम से कवर होता। चलो ये तो एक अच्छा था, जो बच्चे सुन रहे हैं उनको हम बता दें यार, देखो आप में से अगर आपने जेई का पैटर्न अच्छे से पढ़ाई किया है तो आप बहुत अच्छे से बीएससी के पैटर्न को आराम से कवर कर पाओगे। एक क्वेश्चन है कि जो बच्चा अभी सेकेंड ईयर बीएससी में है, सेकेंड ईयर बीएससी में है, जो ये शायद इस वीडियो को देख रहा होगा और वो अगर प्लान कर रहा होगा कि मैं भी जैम की तैयारी करूंगा, मैं भी डीयू की तैयारी करूंगा, मैं भी बीएचयू की तैयारी करूंगा, मैं भी गेट की या टीआईएफआर की तैयारी करूंगा, तो उसके लिए हम क्या मैसेज दे सकते हैं ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फिजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑर्गेनिक के लिए तो सर मैं सबसे पहले कहूंगी कि उसको अपने बेसिक्स क्लियर करने चाहिए जेई लेवल के। जो मैंने फंडामेंटल टॉपिक्स बताए थे, सबसे पहले बस उसको वो ही करना चाहिए। उसके आगे सेकंड स्टेप और थर्ड जो मैंने कोर एंड हार्डकोर टॉपिक्स बताए उन पे तो टच भी नहीं करना चाहिए। नेम रिएक्शन रिएजेंट्स एंड ये सब चीजें नहीं। सबसे पहले जीओसी, इंटरमीडिएट, स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, इन चार चीजों पे बहुत ही अच्छे से पकड़ बनाने के बाद फिर आगे जंप करना चाहिए। जब ऑर्गेनिक का फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा तो फिर और साथ में उसके क्वेश्चंस करने चाहिए, सिर्फ कंटेंट नहीं है। आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि कंटेंट आपका 30% वेटेज रखता है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। कंटेंट को बहुत अच्छे से समझ लो, अपने अंदर अपने डीएनए में डाल लो कंटेंट को इतने अच्छे से पढ़ के। बट ऑन एंड होल इफ यू कैन सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस, उसको जब तक आप कंटेंट को पढ़ोगे उसको क्वेश्चंस पे आप अप्लाई करना नहीं जानते तो कंटेंट डज नॉट वर्क एट ऑल। कंटेंट नहीं हमको लिख के आना है। तो मैं यही कहूंगी कि जस्ट जो भी आपका कंटेंट है उसको बहुत अच्छे से समझो। फिर उसके साथ साथ जैसे अगर आपने रेजोनेंस पढ़ा है तो रेजोनेंस के कम से कम 20-30 क्वेश्चन रेजोनेंस के साथ ही कर लो। उसके साथ ही नोट्स के पीछे पैटर्न बना दो कि ये मेरे क्वेश्चन मैंने साथ में कर लिए, ताकि वो कंटेंट एंड क्वेश्चंस बिल्कुल दिमाग में आ जाए। एंड बस सीधे सीधे आगे। फिजिकल के लिए भी हम यही कहूंगा कि जो बच्चा अभी सेकेंड ईयर में है, जो अभी सेकेंड ईयर में है, उसके पास अभी भी 360 दिन या 365 दिन बचे हुए हैं। वो अपने इन 365 डेज को यूज कर सकता है, जो जेई का और जो नीट का उसका सिलेबस मिस हो गया था, जो वो पढ़ नहीं पाया उसको। क्योंकि जब आप नोटिस करोगे, जब आप थर्ड ईयर में आओगे ना, थर्ड ईयर बीएससी में आओगे, थर्ड ईयर बीएससी, आपने अगर ऑलरेडी जेई नीट की प्रिपरेशन तगड़ी की हुई है, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे सॉलिड काइनेटिक्स में बता रहा हूँ, तो आप नोटिस करोगे कि थर्ड ईयर बीएससी में आने के बाद आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, बहुत आसानी से हो जाता। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने तो मैम स्टार्ट कर दिया है, मैं आने वाले टाइम में स्टार्ट कर रहा हूँ। जो 2022 के बच्चे हैं जो जैम देंगे, प्रिपेयर करने वाले हैं, आई एम गोना स्टार्ट अ बैच फॉर देम। बहुत सून, बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करूंगा, प्रोबेबली आने वाले 1-1.5 महीने में मैं स्टार्ट कर दूंगा। आपने स्टार्ट किया कोई बैच ऐसा? जैम 2022 के लिए माय बैच इज कमिंग सून, इट इज कमिंग विद इन 10-15 days। ओके। एंड अलोंग विद दैट जो 2023 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूरा सिलेबस रिवीजन आ रहा है नेक्स्ट मंथ से मेरा। ओके, तो आपका बैच कब स्टार्ट हो रहा है? तो एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, बट हाँ होने वाला है। ओके, विद इन अ मंथ हो जाएगा। सेम, मैं भी अभी विद इन अ मंथ, यानी विद इन अ 1 month या 1.5 महीने के अंदर अंदर मैं स्टार्ट कर दूंगा। सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं, जो अभी 2022 के एस्पिरेंट्स हैं, जो देने वाले हैं, आई एम गोना स्टार्ट अ न्यू बैच फॉर देम, जहाँ पे पूरा कंप्लीट सिलेबस को, पूरा डिटेल कोर्स पढ़ाया जाएगा। एंड जो बच्चे अभी लेने की सोच रहे हैं, अगर वो अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो सेकेंड ईयर में भी गए हैं, जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, देखो आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है अभी, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम दैट आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो हमारे साथ जुड़ के। आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर अनअकैडमी। आप अगर अनअकैडमी ज्वाइन कर रहे हो तो आप दिव्या मैम का रेफरल कोड यूज कर सकते हो, आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो। रेफरल कोड यूज करने से ये होगा कि आपको 10% ऑफ हो जाएगा, यू विल बी गेटिंग अ 10% ऑफ इन योर फीस। मेरा रेफरल कोड है योगी सर, और दिव्या मैम का रेफरल कोड, मैम क्या है आपका? मेरा नाम। ओके, क्या मैम? दिव्या मैम तो लगा लेते आगे। अरे सर, दिव्या बस। Okay. So either you can use Divya, either you can use Yogi sir, and दोनों में से किसी का भी जब आप रेफरल कोड यूज करोगे आपको 10% आपके सब्सक्रिप्शन में ऑफ हो जाएगा। दैट विल हेल्प यू। तो जितना जल्दी आप ज्वाइन करो उतना बेटर है, क्योंकि आप अगर अभी कर लोगे या आने वाले कुछ दिनों में, तो आप अनअकैडमी के साथ यूज टू हो जाओगे। ठीक है मैम, अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अभी आपका अनअकैडमी का शेड्यूल क्या है? मेरा तो बड़ा कैजुअल है। मेरा भी बड़ा कैजुअल है सर, पर मेरा आपकी वजह से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। I'm really sorry for that. मजाक कर रही है, तो खैर मजाक कर रही हूँ। इनफैक्ट आई एम फॉर्चुनेट कि आपकी वजह से इवन आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू वेक अप अर्ली। मैं तो कब से सोच रही थी कि जल्दी उठना है मुझे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू, थैंक्स टू यू। मेरा जो शेड्यूल है वो है 6 बजे। ओके, कितने दिन लेते हो आप? सबसे पहले मेरी क्लास होती है
6 बजे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे सैटरडे, संडे भी होता है सर। कभी कभी मैं रीशेड्यूल कर देती हूँ, दैट इज डिफरेंट थिंग ड्यू टू सम इश्यूज। तो मंडे मेरी रोज एवरी मॉर्निंग यू हैव गॉट अ लेक्चर, और मॉर्निंग में कितने? 6 आपकी मंडे, आपकी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे समथिंग ऐसा है ना? क्या बात है मैम, शेड्यूल बाय हार्ट। अरे सर मैंने याद किया, बच्चे मुझे रोज बोलते योगी सर की क्लास है, अपना टाइमिंग मैम शिफ्ट करो। नहीं, मेरा फ्राइडे होता है, सैटरडे होता है, मंडे होता है एंड संडे होता है। आई डोंट टेक ऑन ट्यूसडे, आई डोंट टेक ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। और इन्हीं 4 दिन जिस दिन आप लेते हैं ना, मैं ऊपर 8 बजे क्लास लेती हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे बच्चे मिल जाते हैं, आपकी क्लास से नहीं आते। मतलब मेरा जो 6 बजे क्लास होता है और 8 बजे मेरा क्लास इन दिन होता है जिस दिन आप नहीं लेते, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ओके, आप ये 8 बजे, 8 AM वेडनेसडे एंड थर्सडे ओके। मैं 8 AM लेती हूँ और बाकी सारे दिन 6 AM लेती हूँ। तो ये तो होगी प्लस क्लासेस। उसके अलावा सर आपको याद है हमारा ये 45 डेज का जो प्रैक्टिस कोर्स चल रहा है फ्राइडे, वो है सर, वो शाम को 8:30 बजे है मेरा। आपका 7 AM है शायद, 7 PM है शायद। आपका कितने कौन से डे को होता है मैम? तो सैटरडे संडे होता है 8:30 PM। ये तो प्लस की बात हो, ये तो प्लस की होगी। आप स्पेशल कभी लेते हैं आप? तो स्पेशल का मेरा मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे होता है। मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे होता है जिसमें मैं क्विज करवाती हूँ, मतलब स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाती हूँ, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है प्लस में वो उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके और प्रैक्टिस हो सके बच्चों की। ओके भाई, मेरा शेड्यूल यार बहुत सिंपल है। मंडे मॉर्निंग आई टेक 7:30 AM, फ्राइडे 7:30 AM। ये मेरा फिक्स शेड्यूल है सब, क्योंकि मैं इससे पहले उठ नहीं सकता मैम। आपकी तरह इतना मैं डेडिकेटेड नहीं हूँ कि मैं सुबह 6 बजे उठ के, इसीलिए मैं बच्चों को कहता हूँ शी इज एन आयरन लेडी। बहुत 6 बजे उठ के मैम बच्चों की नींद पूरी नहीं होती और आप उनके दिमाग में ऑर्गेनिक डाल रहे होते, बट ठीक है, आई अप्रिशिएट, आई मीन रियली। मेरा फ्राइडे इवनिंग में जो होता है वो 7 o'clock को होता है, सैटरडे इवनिंग 7 o'clock को होता है। संडेज को मैंने अब लेना स्टार्ट किया है, दैट विल बी अगेन ऑन एट 7 PM। बाकी मैं मंडे को सिर्फ ओनली ऑन मंडे आई टेक स्पेशल क्लास, ओनली ऑन मंडे, एंड दैट इज फ्रॉम 7 o'clock to 8 o'clock, दैट्स इट। तो मेरा स्पेशल क्लास सिर्फ मंडे को होता है। तो ये स्पेशल क्लास जो 7 से 8 होता है, इसमें मैं क्या करता हूँ कि पूरे महीने का एक शेड्यूल बना देता हूँ, और एवरी मंडे फिर उस हिसाब से मैं एक कोई टॉपिक पकड़ के उसके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बातें जो करनी होती हैं तो मैं वो कर देता हूँ। तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि जो हमारी स्पेशल क्लासेस होती है ना यार, वो काफ़ी मतलब मदद करती है ना मैम। काफ़ी स्पेशल क्लासेस में बहुत, मतलब ये स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि इट इज, सबसे बड़ी बात ये है कि ये सबके लिए, इट इज फ्री फॉर ऑल, एनीवन कैन जॉइन, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आके अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल करना है फोन में और लॉग इन करना है और सीधा हमारी क्लास में एजुकेटर्स को फॉलो करना है, योगी सर को, दिव्या मैम को और बाकी एजुकेटर्स को, एंड सबकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस मिल सकती हैं, 100% फ्री होती हैं। और इसमें आपको सबसे बढ़िया बात है, एजुकेटर का डेमो भी ले, मतलब अगर इन फ्यूचर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए, तो सर केमिस्ट्री में सिर्फ मैं और आप नहीं है, बहुत सारे हमारे एजुकेटर। नहीं, मैं बता दूं, बच्चों को बता दूं कि 12 प्लस एजुकेटर्स हैं, बहुत ज्यादा एजुकेटर। हाँ, 12 से ज्यादा तो मुझे लगता है मैं ही जानता हूँ, उनसे भी ज्यादा, शायद 12 से ज्यादा ही एजुकेटर। हाँ जी, बहुत ज्यादा एजुकेटर्स हैं। तो स्टूडेंट्स को यूज टू होना चाहिए कि किस एजुकेटर के साथ उनका सिंक बन रहा है, क्योंकि अनअकैडमी के सारे सर एक से बड़े ऑथेंटिक एजुकेटर्स हैं। मतलब आई जस्ट हेड्स ऑफ, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली हार्ड वर्क एंड डिवोटिंग, 24/7 दे आर वर्किंग फॉर स्टूडेंट्स, फॉर द सेक ऑफ कि उनका एग्जाम क्रैक हो, दे आर वर्किंग सो हार्ड। सो अब स्टूडेंट को किसके साथ कनेक्शन अच्छा बनता है, किस एजुकेटर के साथ उनका सिंक बनता है, क्योंकि टीचिंग लेवल पे अगर मैं कंपेयर करूं तो दे आर इनकम्पेरेबल, दे आर ऑथेंटिक इन देयर ओन वे। दे जस्ट हैव टू सी स्टूडेंट के साथ किसका कनेक्शन, हर बच्चे का अपना अपना होता है ना सर, वो कनेक्शन कि किसके साथ किसकी वाइब मैच कर जाए। So you just have to match your vibe, nothing more than that. Resonance, yes, again chemistry. You have to resonate, match the frequency. हाँ, उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम सिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी मैचेस, तो उसको रेजोनेंस कहते हैं। मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को इसीलिए कहता हूँ कि जब आपको पढ़ने का तैयारी मन कर रहा हो ना, तो एटलीस्ट 10-15 दिन पहले सब्सक्रिप्शन लो, 10-15 दिन ऐसे गार्डन में घूम के आओ, सब एजुकेटर्स को देख के आओ, और फिर जिसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए उस एजुकेटर के साथ आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो। ऐसा जरूरी नहीं किसी के साथ। हाँ मैम, एक लास्ट मैं आपसे कहूंगा, एक अगर
1 मिनट में अगर आप कोई मैसेज दो तो क्या दोगे बच्चों को? मैं बच्चों को बस एक ही बात कहूंगी सर, अभी मैं 2021 के स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी लाइन कहना चाहती हूँ। बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो चुके हैं, थक चुके हैं, मतलब उनको लग रहा है कि जैसे हम मजदूरों की तरह काम करते हैं, क्राइंग, लिटरली दे आर अंदर से क्राइंग, मेरे सामने आके इतना रोते हैं, मैं बता नहीं सकती आपको क्लास में। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी बच्चों को, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। राइट सर? वाह, अब मेरा भी मन कर रहा है मैम कुछ बोलने का। अरे सर, इरशाद इरशाद। ये जो 2021 के बच्चे हैं ना, जो अभी थक गए हैं, मैं एटीट्यूड में बिलीव करता हूँ। अपना एटीट्यूड ऐसा रखना चाहिए कि जो तूफान भी आए तो वो भी डर के चला जाए। तो एक राहत इंदौरी सर की एक शायरी मुझे याद आ रही है कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, तूफानों से कहना औकात में रहे। अरे वाह। तो जो बच्चे भी तो डरे, एग्जाम हमारे लिए तूफान है और तुम शाखों पे लटके हुए पत्ते हो। तुम अपना कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊंचा करके रखो कि उनसे कहो कि भाई आप जरा औकात में रहो, हम पढ़ाई करके आ रहे हैं तुम्हारे साथ लड़ने के। सो आई होप गाइज आप लोगों ने एंजॉय किया होगा ये सेशन, एंड आई होप यू गॉट टू नो मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस सेशन। थैंक यू दिव्या मैम, आपने टाइम निकाला अपने बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल में से, वेरी जो हेक्टिक शेड्यूल ओवर ईयर, ठीक है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि आप आए, एंड थैंक यू अनअकैडमी फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस अपॉर्चुनिटी कि आई गॉट टू इंटरेक्ट फाइनली विद दिव्या मैम। दिव्या मैम नाम लेक्चर्स में मैंने बहुत सुना है, तो फाइनली आपके दर्शन हुए और आपसे बात करने का मौका मिल गया मुझे। थैंक यू वेरी मच। सो गाइस, Sir, this was a nice interaction and first time I also, मुझे भी काफी कुछ आपके बारे में जानने को मिला, right? So thank you so much for being with me, for being connected, and thank you Unacademy for the same. God bless you all, and thank you so much for joining. Like, subscribe and share this particular video with all your friends. Help everyone. देखो share करने में कुछ नहीं जाता है. What you need to do is just share it with your friends, share it with everybody, जिसके साथ भी आप चाहते हैं किसी की जिंदगी में थोड़ा सा भी, अगर बोलते हैं ना कि हल्का सा भी आप हेल्प करना चाहते हैं, तो जस्ट शेयर दिस वीडियो, बिकॉज कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हर वीडियो से कुछ तो मिलता है ना, तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। हाँ, जिसको अवेयरनेस नहीं है उस तक अवेयरनेस चली जाएगी। जो बच्चा है ही विल बी वेरी थैंकफुल टू यू कि हम उनको कुछ हद तक गाइड कर पाए किसी चीजों को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर एफर्ट्स एंड फॉर एवरीथिंग। चलो, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। टेक केयर, नाइस मीटिंग।